हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ विशिष्ट दशाओं में आपूर्ति का मूल्य किस प्रकार ज्ञात किया जाता है ये हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो ये कुछ विशिष्ट दशाएं हैं, ये आपके सामने हैं। इन सब में आपूर्ति का मूल्य किन नियमों के आधार पर ज्ञात किया जाता है हम वन बाय वन करेंगे। तो ये कुछ स्पेशल परिस्थितियां हैं, दशाएं हैं। जैसे नंबर 1, जब प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में न हो, जब प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में न हो तो माल और सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। इसी तरह से नंबर 2 है, भिन्न और संबंधित व्यक्तियों के मध्य एजेंट को छोड़कर माल और सेवाओं की आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। एजेंट के माध्यम से जब माल और सेवाओं की आपूर्ति की जाती है तो उनका मूल्य किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। लॉटरी, शरत, जुआ एवं घुड़दौड़ की दशा में आपूर्ति का मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। विदेशी मुद्रा विनिमय की दशा में उसका आपूर्ति का मूल्य किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। वायुयान सेवा की दशा में या जीवन बीमा सेवा, इन सभी परिस्थितियों में आपूर्ति का मूल्य किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, ये हम आगे एक वन बाय वन सीखेंगे। तो सबसे पहला जो है ये, जब प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में न हो। प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में न होने पर माल एवं सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, ये हम करेंगे। ये आपके सामने है पहला। तो ऐसी दशा में क्या होता है, जब प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में नहीं होता तो ऐसी दशा में माल या सेवा की आपूर्ति का मूल्य निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाता है। तो नंबर 1 नियम है, ऐसी आपूर्ति का जो खुले बाजार का मूल्य होता है, ओपन मार्केट वैल्यू, यानी कि जिस मूल्य पे बाजार में वो चीज़ बेची जाती है वो, ये खुले बाजार का मूल्य क्या होता है, ये लिखा मैंने आपके सामने। किसी व्यवहार में एक व्यक्ति द्वारा देय मुद्रा में पूर्ण मूल्य से है, जिसमें एकीकृत कर, केंद्रीय कर या कोई राज्य कर, जीएसटी है या कोई सीएसटी है, वो शामिल नहीं होना चाहिए उसको छोड़कर, तो खुले बाजार का मूल्य है। तो ऐसी स्थिति में जब प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में नहीं होता तो उस माल या सेवा की आपूर्ति का मूल्य क्या माना जाता है, जो उस आपूर्ति का खुले बाजार का मूल्य होता है वो माना जाता है, उसको हम आपूर्ति का मूल्य मानेंगे। ओपन मार्केट वैल्यू, ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा। यदि खुले बाजार का मूल्य उपलब्ध नहीं है, प्रश्न में नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, मुद्रा में प्रतिफल एवं गैर मुद्रा में प्रतिफल दोनों के बराबर मुद्रा में प्रतिफल का योग होगा। उस माल या सेवा की आपूर्ति का मूल्य क्या होगा, पहले तो हम खुले बाजार का मूल्य लेंगे। यदि खुले बाजार का मूल्य प्रश्न में नहीं दिया गया है तो मुद्रा में प्रतिफल प्लस गैर मुद्रा में प्रतिफल के बराबर मुद्रा में प्रतिफल का योग होगा। अगर सी नियम क्या है, यदि ये भी नहीं दिया, इसकी ये बी नियम भी अप्लाई नहीं हो रहा, ये भी नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में उसी प्रकार की, उसी किस्म की माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति का जो मूल्य होगा वही उस सेवा, माल या सेवा की आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा। और यदि ए, बी और सी, ये जो 3 नियम मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों से उस आपूर्ति का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता तो उस वस्तु या सेवा की लागत के 110% के बराबर, उस वस्तु या सेवा की लागत के 110% के बराबर वस्तु या सेवा का जो मूल्य होगा वही उसका आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा। तो याद रखिए, पहला नियम क्या है, खुले बाजार का मूल्य लेंगे। यदि खुले बाजार का मूल्य नहीं दिया तो मुद्रा में प्रतिफल प्लस गैर मुद्रा में प्रतिफल दोनों का योग कर लेंगे, वो उस आपूर्ति का, उस माल या सेवा की आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा। यदि ये दोनों से ही निर्धारित नहीं किया जा सकता तो उसी प्रकार की माल, उसी किस्म की माल या सेवा का जो भी है तो उसकी आपूर्ति का जो मूल्य होगा वही माना जाएगा। और यदि ए, बी, सी तीनों नियमों से नहीं किया जा सकता तो उस वस्तु या सेवा की लागत के 110% के बराबर आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा। तो पहले हमने ए नियम अप्लाई करना है, ए नियम अप्लाई हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बी लागू हो जाए तो ठीक है, नहीं तो सी, अन्यथा डी। अब हम ये जो हमने पहला नियम समझा है इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल है इसका आपके सामने, ये रहा।
ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 है। मैसर्स लखोटिया प्राइवेट लिमिटेड ने मैसर्स चोखानी प्राइवेट लिमिटेड को 15 लाख रुपए प्रति कार के मूल्य पर 15 लाख रुपए प्रति कार के मूल्य पर, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है, कुछ कारों की आपूर्ति की। मैसर्स चोखानी प्राइवेट लिमिटेड ने भी मैसर्स लखोटिया प्राइवेट लिमिटेड को सौदे के पूर्ण प्रतिफल में 15 लाख रुपए प्रति कार के नगद प्रतिफल के अलावा इतनी ही संख्या में स्कूटर की आपूर्ति की। प्रत्येक स्कूटर का मूल्य 60,000 रुपये है, कर रहित। मैसर्स लखोटिया प्राइवेट लिमिटेड ने ऐसी ही कार अन्य व्यक्ति को 18% जीएसटी सहित 18,05,400 रुपये के मूल्य पर आपूर्ति की। केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत प्रति कार की आपूर्ति का मूल्य निर्धारित कीजिए। यह मान लीजिए कि मैसर्स लखोटिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स चोखानी प्राइवेट लिमिटेड संबंध व्यक्ति नहीं है और कीमत ही एकमात्र प्रतिफल है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है, जो क्योंकि ये जो प्रतिफल है ना, लखोटिया प्राइवेट लिमिटेड ने मैसर्स चोखानी प्राइवेट लिमिटेड को कारों की आपूर्ति की है और कार की कीमत है 15 लाख रुपए, लेकिन बदले में ये जो प्रतिफल है ना, जो पूर्णतः मुद्रा में नहीं है, बदले में जो खरीदने वाला है चोखानी प्राइवेट लिमिटेड, उसने भी इतनी ही संख्या में स्कूटरों की आपूर्ति की है प्रति कार के नगद प्रतिफल के अलावा, यानी कि प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में नहीं है। तो ये जो हमारा नियम लागू होगा, और ये दोनों आपस में संबंधित व्यक्ति भी नहीं है और कीमत ही एकमात्र प्रतिफल है। तो अब हमारा ये आपूर्ति का मूल्य क्या होगा यदि मैसर्स चोखानी प्राइवेट लिमिटेड को आपूर्ति करते समय 18,05,400 रुपये की कीमत उपलब्ध नहीं हो। तो ये जो उपरोक्त मामले में यदि आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं हो, परंतु आपूर्ति के समय ही मैसर्स लखोटिया प्राइवेट लिमिटेड ने समरूप कार की आपूर्ति एक अन्य व्यक्ति को 15,75,000 रुपये में के मूल्य पर की हो, तो आपूर्ति का मूल्य क्या होगा। तो ये इस क्वेश्चन को हमें 3-4 बार करना है, ये सभी परिस्थितियों में करना है। पहली परिस्थिति तो वही है जो मैंने आपको बताया कि ये इसने प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम आपूर्ति का मूल्य क्या लेते हैं, खुले बाजार का मूल्य लेते हैं। खुले बाजार का मूल्य, ओपन मार्केट वैल्यू, वो क्या होती है, जिस मूल्य पर अन्य व्यक्ति को मुद्रा में इसकी आपूर्ति की हो। यानी कि ये जो लखोटिया प्राइवेट लिमिटेड ने ऐसी ही कार अन्य व्यक्ति को 18% जीएसटी सहित 18,05,400 के मूल्य पर आपूर्ति की है। तो ये जो वैल्यू दी हुई है ये कर सहित है। इसमें अब यदि हम टैक्स लेस कर देंगे तो जो वैल्यू बचेगी वो खुले बाजार का मूल्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी, खुले बाजार का मूल्य है। तो जो ये लखोटिया प्राइवेट लिमिटेड और चोखानी प्राइवेट लिमिटेड के बीच में जो ये डील हुई है, इस डील में ये जो प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम जो हमारा फर्स्ट नियम है खुले बाजार का मूल्य, ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे। ओपन मार्केट वैल्यू क्या होती है, जिस मूल्य पर अन्य किसी व्यक्ति को उस माल या सेवा की आपूर्ति की हो। कर रहित वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, कर रहित की। तो लखोटिया प्राइवेट लिमिटेड ने इस कार को एक अन्य ही व्यक्ति को इस कीमत पे बेचा है और इसमें ये 18% जीएसटी शामिल है। तो हम ये इस वैल्यू में यदि हम जीएसटी लेस कर देंगे, शेष जो वैल्यू बचेगी कर रहित, वो ओपन मार्केट वैल्यू होगी। और वही वैल्यू जो इन दोनों के बीच में डील हुई है, लखोटिया और चोखानी के बीच में, वो आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा। तो पहला तो ये है, ये देखा आपके सामने है। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ कार शैल बी द ओपन मार्केट वैल्यू। द ओपन मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड एज अंडर प्राइस चार्ज फ्रॉम इंडिपेंडेंट। ये ग्राहक से जो वसूली की है लखोटिया प्राइवेट लिमिटेड ने 18,05,400 की, इसमें से जीएसटी लेस कर देंगे। इस कीमत में जीएसटी भी शामिल है, तो इंटू 18/118 करेंगे, तो ये उसकी जीएसटी रहित वैल्यू आ गई 15,30,000 रुपये। ये वैल्यू जो है, ये क्या वैल्यू है, ओपन मार्केट वैल्यू। तो ये वैल्यू हम लेंगे। अब सेकंड परिस्थिति में ये कहता है कि यदि आपूर्ति का मूल्य क्या होगा, यदि मैसर्स चोखानी प्राइवेट लिमिटेड को आपूर्ति करते समय ये जो 18,05,400 की कीमत उपलब्ध नहीं हो, यानी कि ये जो अन्य व्यक्ति को जिस वैल्यू पर डील की है वो कीमत ना दी हो, ये चीज़ ये लाइन क्वेश्चन में ना दी हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम, हमारा बी वाला नियम लागू होगा। बी वाला सेंटेंस वो पढ़ लेते हैं, क्या है ये बी वाला जो नियम है वो लागू होगा हमारा। खुले बाजार का मूल्य उपलब्ध नहीं हो तो हम क्या नियम लेते हैं,
उसी प्रकार की, उसी किस्म की माल या सेवा, ये वाला नियम। यदि खुले बाजार का मूल्य उपलब्ध नहीं हो तो मूल्य मुद्रा में प्रतिफल प्लस गैर मुद्रा में प्रतिफल के बराबर होगा। यानी कि अगर ये हमें वैल्यू नहीं दी है 18,05,400 की, तो ऐसी स्थिति में जो ये लखोटिया प्राइवेट लिमिटेड ने 15 लाख रुपए की ये कार थी, चौखानी प्राइवेट लिमिटेड को दी, बदले में चौखानी प्राइवेट लिमिटेड ने भी इतना ही नगद प्रतिफल प्लस स्कूटरों की आपूर्ति की, और उस स्कूटर की वैल्यू है 60,000 रुपये। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 15,60,000 रुपये, यानी कि 15,60,000 रुपये। ये एक पेज बीच में मिस हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं। तो जब ये अगर ये वैल्यू नहीं दी हो ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो 15,60,000 रुपये उसकी वैल्यू होगी, यानी कि नगद प्रतिफल प्लस गैर मुद्रा में प्रतिफल। तो 15 लाख प्लस 60,000 रुपये स्कूटर की वैल्यू। अगर ये ओपन मार्केट वैल्यू नहीं दी हो तो ऐसी स्थिति में आपूर्ति का मूल्य क्या होगा, 15,60,000 रुपये। 15 लाख ये नगद प्रतिफल जो चौखानी प्राइवेट लिमिटेड ने लखोटिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया है, प्लस जो 60,000 रुपये स्कूटर की आपूर्ति की कर रही। तो उन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों की वैल्यू जो आएगी वो मुद्रा में प्रतिफल जो भी आएगा वो आपूर्ति का माल या सेवा की आपूर्ति का मूल्य कहलाएगा। तीसरे में कह रहा है कि यदि उपरोक्त मामले में यदि आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं हो, परंतु आपूर्ति के समय मैसेज लखोटिया प्राइवेट लिमिटेड ने समरूप कार की आपूर्ति एक अन्य व्यक्ति को 15,75,000 के मूल्य पर की हो, तो तीसरी परिस्थिति में सी पॉइंट लागू होगा जब ए और बी दोनों द्वारा ये मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता हो। तो ऐसी स्थिति में उसी प्रकार की, उसी किस्म की जो वस्तु या सेवा होती है उसका जो मूल्य होता है वही उस आपूर्ति का, उस माल या सेवा की आपूर्ति का मूल्य माना जाता है। तो तीसरी परिस्थिति में ये हमारा सी नियम लागू होगा, ये सी नियम, ये वाला नियम लागू होगा। ये यदि आपूर्ति का मूल्य ए और बी द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता हो तो उसी प्रकार और उसी किस्म की माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति का मूल्य होगा। तो ये पहला नियम हमारा हो गया जो मैंने आपको समझाया है। ये वाला, ये जब प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में न हो तो माल या सेवा की आपूर्ति का मूल्य किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। तो ये 4 नियम एप्लीकेबल होते हैं। पहले हम ए एप्लीकेबल करेंगे, यदि ए एप्लीकेबल नहीं हो रहा तो बी एप्लीकेबल करेंगे, यदि बी भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा तो सी करेंगे, यदि ए बी और सी तीनों ही नहीं हो रहे तो क्या करेंगे, डी नियम एप्लीकेबल करेंगे। तो इसका हमने एक एग्जाम्पल कर लिया। अब हम बी पॉइंट करते हैं। भिन्न और संबंधित व्यक्तियों के मध्य है, एजेंट को छोड़कर, एजेंट के अलावा भिन्न और संबंधित व्यक्तियों, ये आपको पता ही है कौन से होते हैं भिन्न और संबंधित व्यक्ति, इस पर हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो भिन्न और संबंधित व्यक्तियों के मध्य यदि आपूर्ति का मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित विधि से किया जाता है। नंबर 1, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऐसी आपूर्ति के खुले बाजार का मूल्य। और यदि खुले बाजार का मूल्य उपलब्ध नहीं है तो उसी प्रकार के, उसी किस्म की माल और सेवाओं का मूल्य ले लेंगे। और यदि ए और बी दोनों द्वारा ही निर्धारित नहीं किया जा सकता मूल्य, तो वहाँ उत्पादन या निर्माण की लागत या ऐसे माल की प्राप्ति की लागत या ऐसे सेवाओं के प्रदान की जाने की लागत का 110% ले लेंगे। तो यह नियम से हम करेंगे। चलिए हम इससे संबंधित भी कोई एग्जांपल कर लेते हैं। ये आपके सामने है, श्री दिनेश जो उदयपुर में व्यापार करता है ने 15,000 पार्कर पेन 6 लाख रुपए के मूल्य पर इंदौर स्थित मैसेज कुमार डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदे। श्री दिनेश की पत्नी मैसेज कुमार डिस्ट्रीब्यूटर में एक कर्मचारी है। प्रत्येक पार्कर पेन की खुले बाजार में कीमत 50 रुपये है। आपूर्तिकर्ता ने प्राप्तकर्ता के व्यवसाय के स्थान पर माल की स्पुर्दगी देने के लिए 8,000 रुपये अतिरिक्त वसूल किए हैं। कारण सहित समझाइए कि इस आपूर्ति का मूल्य क्या होगा। तो मिस्टर दिनेश ने खरीदे हैं, जो कि उदयपुर में रहते हैं। पेन किससे खरीदे हैं, 15,000 पेन खरीदे हैं, पार्कर पेन 6 लाख रुपए पे, 6 लाख रुपए के मूल्य पे खरीदे हैं मैसेज कुमार से, जो कि इंदौर में है। तो और मैसेज कुमार में दिनेश की पत्नी काम कर रही है, कर्मचारी है। तो
मिस्टर दिनेश की पत्नी और कुमार डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो कंपनी है जहाँ पे वो जॉब कर रही है, ये आपस में संबंधित व्यक्ति हैं, न कि मिस्टर दिनेश और मैसेज कुमार। तो ये दोनों संबंधित व्यक्ति है ही नहीं। तो अभी जो हमने नियम पढ़ा है संबंधित व्यक्तियों वाला, वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि दिनेश और कुमार, मैसेज कुमार, ये आपस में संबंधित व्यक्ति नहीं है। तो संबंधित व्यक्ति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जिस मूल्य पे वास्तव में खरीदे हैं पेन, वो जो वैल्यू है वही उस माल या सेवा की आपूर्ति का मूल्य कहलाएगा। तो दिनेश ने 6 लाख रुपए के मूल्य पे पेन खरीदे हैं, जिसमें 8,000 रुपये स्फूर्ति के अतिरिक्त वसूल किए हैं। तो इस सौदे का, इस माल या सेवा की आपूर्ति का मूल्य क्या होगा? 6 लाख प्लस 8,000, 6,08,000 रुपये होंगे। ये पढ़ लीजिए। मैसेज कुमार डिस्ट्रीब्यूटर श्री दिनेश को इस आधार पर संबंध व्यक्ति नहीं समझा जाएगा कि श्री दिनेश की पत्नी मैसेज कुमार डिस्ट्रीब्यूशन की कर्मचारी है। श्री दिनेश की पत्नी और मैसेज कुमार संबंध व्यक्ति माने जाएंगे, क्योंकि दिनेश की पत्नी और कुमार डिस्ट्रीब्यूटर नियोक्ता और कर्मचारी की संबंध व्यक्ति की मान्य की श्रेणी में आते हैं। इसलिए सौदे के समवार मूल्य को ही आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा। तो ये आपके सामने है 6 लाख प्लस 8,000, 6,08,000 रुपये। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन एक और कर लेते हैं अपने। ये कह रहा है गोयनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री महाराष्ट्र में भिवंडी से, मतलब ये भिवंडी महाराष्ट्र में है, राजस्थान में भीलवाड़ा शाखा को 8,000 रुपये मीटर कपड़े का स्टॉक, लागत 8 लाख रुपए, जिस पर बिक्री के पूर्व प्रक्रियांकन की आवश्यकता है, हस्तांतरित करती है। यानी कि इसने अपनी ब्रांच को माल ट्रांसफ़र किया है महाराष्ट्र से राजस्थान में, भिवंडी से भीलवाड़ा, यानी कि 8,000 मीटर कपड़ा 8 लाख रुपए की लागत का। भीलवाड़ा शाखा अपने स्वयं के कपड़े पर संस्करण करने के अलावा अन्य व्यक्तियों के ऐसे ही कपड़े का पर संस्करण भी करती है, जो वैसे ही कपड़े की आपूर्ति करते हैं और पर संस्करण के बाद कपड़े को थोक व्यापारियों को बेच देते हैं। आसपास के क्षेत्र में अन्य कोई कारखाना नहीं है जो भीलवाड़ा शाखा के व्यापार जैसे व्यापार में लगा हुआ है। राजस्थान में स्थित अन्य निर्माताओं द्वारा उसी प्रकार के और वैसे ही गुणों वाला माल प्रत्येक बार 8,000 रुपये मीटर के मूल्य के समूह में आपूर्ति किया जाता है, और ऐसे माल की कीमत 7,75,000 रुपये है। क्या गोयनका इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा अपनी भीलवाड़ा शाखा को बिना प्रतिफल के माल का हस्तांतरण इस अधिनियम के तहत आपूर्ति माना जाएगा? यदि हाँ, तो इस आपूर्ति का मूल्य निर्धारित कीजिए और कारणों का उल्लेख भी कीजिए। तो ये इसने अपनी ब्रांच को, गोयनका लिमिटेड ने भीलवाड़ा को ब्रांच को अपना माल ट्रांसफ़र किया है 8,000 मीटर कपड़ा 8 लाख रुपए का। तो देखो आपके सामने इसका क्या सोल्यूशन दिया है। ये कह रहा है केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 25(4) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने एक राज्य अथवा संघीय क्षेत्र अथवा एक से अधिक राज्य या संघीय क्षेत्र में एक से अधिक पंजीकरण कराए हैं जिनमें पैन नंबर एक ही है, तो ऐसे प्रत्येक पंजीकरण के संबंध में इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए उसे भिन्न व्यक्ति माना जाएगा। इस अधिनियम की धारा 7 और अनुसूची 1 के पैराग्राफ 2 के अनुसार एक ही व्यक्ति की 2 पंजीकृत इकाइयों के मध्य माल का हस्तांतरण आपूर्ति माना जाता है, चाहे ऐसा हस्तांतरण बिना प्रतिफल के ही किया हो। उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि मैसर्स गोयनका इंडस्ट्री भीलवाड़ा में उनको शाखा को भिन्न व्यक्ति माना जाएगा और गोयनका इंडस्ट्री द्वारा भीलवाड़ा शाखा को माल का हस्तांतरण आपूर्ति माना जाएगा। और नियम क्या है? ऐसी आपूर्ति का जो खुले बाजार का मूल्य होता है वो हम मानते हैं, और यदि खुले बाजार का मूल्य उपलब्ध नहीं है तो उसी प्रकार की और उसी किस्म के गुण का जो माल होता है उसकी वैल्यू लेते हैं। और दिए गए प्रश्न में यद्यपि उसी प्रकार और गुण वाले माल का मूल्य उपलब्ध दिया गया है, परंतु यह मूल्य स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि भिवंडी से भीलवाड़ा तक के परिवहन के व्यय उसमें सम्मिलित नहीं है। अतः नियम 28(ब) के तहत इस माल का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। और जब खुले बाजार का मूल्य भी उपलब्ध नहीं हो और उसी प्रकार की माल और सेवा की मूल्य भी उपलब्ध नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में नियम सी लागू होता है 28C। वो नियम क्या कहता है कि जो उस वस्तु की निर्माण की या उत्पादन की जो लागत है उसका 110% माना जाएगा। तो प्रश्न में हमें जो 8 लाख रुपए उसकी कॉस्ट बताई हुई है, जो माल भेजा है उसका 110%, 8,80,000 रुपये हम आपूर्ति का मानेंगे। ये 110% क्यों लेते हैं? 10% इसमें जो भिवंडी से महाराष्ट्र से राजस्थान में जो माल आएगा भीलवाड़ा तक, जो उसके परिवहन व्यय
जो हमें प्रश्न में नहीं दिए गए हैं, ये 110% 10% बढ़ा के इसलिए लिए जाते हैं। 10% क्या माने जाते हैं? परिवहन के व्यय माने जाते हैं। तो इससे ये नियम स्पष्ट हो गया हमारा। 28C नियम लागू होगा, यानी कि उस वस्तु की उसके उत्पादन की लागत का 110%, उत्पादन की लागत का 110% आपूर्ति का मूल्य माना गया है। तो चलिए, हमने अब 2 पॉइंट किए हैं, ये आपके सामने 2 पॉइंट कौन कौन से किए हमने। 2 पॉइंट हमने कर लिया अभी तक। पहला तो जब प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में नहीं दिया हो तो ऐसी स्थिति में हम क्या किन नियमों से मूल्यांकन करेंगे। दूसरी परिस्थिति में भिन्न और संबंधित व्यक्तियों के मध्य क्या नियम एप्लीकेबल होता है। अब इसके बाद जो है नियम, ये आपको आगे वाला एग्जाम्पल खुद करना है। 7 नंबर एग्जाम्पल आपको खुद करना है ये। अब अगला जो नियम आता है एजेंट के मध्य है। एजेंट के माध्यम से माल और सेवाओं की जो आपूर्ति की जाती है प्रधान और एजेंट के बीच में, प्रधान और एजेंट के बीच में जो माल और सेवाओं की आपूर्ति होती है उसमें मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो प्रधान और उसके एजेंट के मध्य माल की आपूर्ति का मूल्य नियम 29 के अनुसार निम्न प्रकार से किया जाएगा। माल की आपूर्ति का मूल्य खुले बाजार का मूल्य लेंगे, अथवा आपूर्तिकर्ता की इच्छा पर प्राप्तकर्ता द्वारा उसी प्रकार और गुणों वाले माल की आपूर्ति के लिए अपने ग्राहक से वसूल की जाने वाली कीमत का 90% होगा, किंतु ऐसा ग्राहक संबंधित व्यक्ति नहीं होना चाहिए और प्राप्तकर्ता को माल की आगे आपूर्ति करने का इरादा होना चाहिए। तो ये नियम है, हम इसको भी देख लेते हैं। अभी छोटा सा ही है ये, इससे संबंधित कोई न्यूमेरिकल हो हमारे पास। ये आगे जो मैंने आपको नियम बताया है, तो ये क्वेश्चन है, अभी पढ़ते हैं इसको। गुडलक अप्लायंस लिमिटेड हैदराबाद, एक कंपनी है हैदराबाद में, उसके 15 एजेंट है जो हैदराबाद को छोड़कर संपूर्ण तेलंगाना राज्य में विभिन्न स्थानों पर स्थित है। गुडलक अप्लायंसेज लिमिटेड द्वारा एजेंट के स्थान पर विभिन्न डीलरों से प्राप्त आदेशों के आधार पर साप्ताहिक रूप से रेफ्रिजरेटर का स्टॉक सही समय आधार पर भेजा जाता है। गुडलक अप्लायंसेस लिमिटेड हैदराबाद में भी रेफ्रिजरेटरों की थोक आपूर्ति में लगी हुई है। एक एजेंट 30 रेफ्रिजरेटर भेजने का आदेश 10 जून 2020 को देता है। गुडलक लिमिटेड ने 8 जून 2020 को ही 30 रेफ्रिजरेटर एक फुटकर व्यापारी को 2,80,000 रुपये में बेचे थे। एजेंट ने 30 रेफ्रिजरेटरों की बिक्री एक डीलर को की है जो MRP के आधार पर बिक्री करेगा, अर्थात 10,000 रुपये प्रति रेफ्रिजरेटर की दर पर। गुडलक अप्लायंसेज लिमिटेड द्वारा एक एजेंट को भेजे गए 30 रेफ्रिजरेटर का मूल्य केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2007 के तहत किस प्रकार निर्धारित किया जाएगा। तो देखिए आपके सामने है, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 की अनुसूची फर्स्ट के पैराग्राफ 3 के अनुसार एक प्रधान द्वारा अपने एजेंट को माल की आपूर्ति, यदि एजेंट प्रधान की ओर से ऐसे माल की आपूर्ति करता है तो प्रधान द्वारा एजेंट को की गई ऐसी आपूर्ति इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए आपूर्ति मानी जाएगी, चाहे ऐसी बिना प्रतिफल के ही की गई हो। अतः गुडलक अप्लायंसेज लिमिटेड द्वारा अपने एजेंट को की गई आपूर्ति इस अधिनियम की आपूर्ति मानी जाएगी, और ये इस आपूर्ति का मूल्य केंद्रीय वस्तु और सेवा कर नियम के जो मैंने आपको नियम बताया 29 के अनुसार। अतः गुडलक लिमिटेड द्वारा एजेंट को की गई आपूर्ति का मूल्य इसके खुले बाजार का मूल्य 2,80,000 रुपये, प्रधान द्वारा बेचे गए 30 रेफ्रिजरेटर का आपूर्ति का मूल्य है, और अथवा आपूर्तिकर्ता की इच्छा पर, यानी कि प्रधान की इच्छा पर एजेंट की आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा अपने ग्राहकों से वसूल की जाने वाले मूल्य का 90%, यानी कि 3 लाख का 90% 2,70,000 रुपये होगा। अतः स्पष्ट है कि प्रधान विकल्प का प्रयोग करेगा और आपूर्ति का मूल्य क्या होगा 2,70,000 रुपये, जो नियम हमने ऊपर अभी समझा है। तो ये आपके सामने आज हमने क्वेश्चन किए हैं और 3 पॉइंट हमने कर लिए। अब हम तो आज हमने 3 पॉइंट किए हैं। एक तो जब प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में नहीं हो तो अब हम कैसे माल या सेवा की आपूर्ति का मूल्य
ज्ञात करते हैं। एक भिन्न और संबंधित व्यक्तियों के मध्य माल और सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, और एक एजेंट के माध्यम से जब माल और सेवाओं की आपूर्ति की जाती है तो उनके बीच में उसको उस व्यवहार को आपूर्ति माना जाता है और किस प्रकार से मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो हमने ये 3 पॉइंट किए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी 3 पॉइंट भी करेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर वॉच करें।